हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोग नाबार्ड ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन में बिगिनर हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट हैं कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज हम फॉलो करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगले 30 मिनट्स में मैं आप लोगों के सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने वाला हूं और आप लोगों की क्वालिटी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। तो ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड एग्जाम एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है जहां पर अप्रोक्सीमेटली 75,000 एस्पिरेंट हर साल पार्टिसिपेट करते हैं और इनमें से सिर्फ 75 से 80 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन काफी हाई होने वाला है। तो आपको अभी से अपना मेंटल सेटअप रेडी करना पड़ेगा कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन इजी नहीं होने वाली। आपको काफी कंसिस्टेंसी के साथ क्वालिटी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपके हाथ सक्सेस लगेगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या इस एग्जाम की नोटिफिकेशन हर साल आती है? पिछले कुछ सालों से इस एग्जाम की नोटिफिकेशन हर साल आ रही है और जनरली दो पोस्ट के लिए इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है, वो है जर्नलिस्ट पोस्ट और स्पेशलिस्ट पोस्ट। जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जो कि मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया मीट कर रहा है। लेकिन स्पेशलिस्ट पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका उस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये जर्नलिस्ट पोस्ट जो कि आपके इंटरेस्ट की है, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो अराउंड 70 के आसपास रहती हैं। 2023 में 77 वैकेंसीज थी, 2022 में 80 वैकेंसीज थी और 2021 में 74 वैकेंसीज थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या ये एग्जाम जो है फिक्स्ड पीरियड पे ही होता है, फिक्स साइकिल है एग्जामिनेशन की? नहीं दोस्तों, कोई फिक्स साइकिल नहीं है। कई बार अक्टूबर में भी हुआ है, कई बार जुलाई में भी हुआ है। तो आप लोगों को थोड़ा अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मस्ट थिंग्स हैं जो आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप इस एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं। अगर आपको ये पता है तो कहीं ना कहीं आप इंटरनली मोटिवेटेड रहेंगे और आप लोगों को पूरे प्रिपरेशन के दौरान कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। तो कई बार हम जस्ट क्योंकि हमारा दोस्त तैयारी कर रहा होता है या फिर किसी ने बोल दिया होता है कि नाबार्ड ग्रेड एग्जाम अच्छा एग्जाम है, हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। हमारी कोई इंटरनल मोटिवेशन नहीं होती है और कुछ दिनों बाद हमें लगता है कि यार नहीं, एग्जाम हमारे बस की बात नहीं है। तो ये चीज गलत हो जाएगी। आप लोग पहले इस एग्जाम के बारे में सारी रिसर्च कर लो, अच्छे से सिलेबस और पीवाईक्यू को अच्छे से गो थ्रू कर लो, उनकी एनालिसिस कर लो और फिर अपने माइंड में क्लैरिटी बनाओ कि यार हाँ, अब ये एग्जाम मुझे अप्रोच करना है, क्योंकि तब जाके आप इस एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है आपके माइंड में कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी एग्जामिनेशन की जो प्रायोरिटी लिस्ट है कि भाई कौन सा एग्जाम में टारगेट कर रहा हूं, उसमें टॉप पे होना चाहिए, तभी आप इसमें बेस्ट एफर्ट दे पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास सिलेबस की कॉपी पक्का होनी चाहिए। दोस्तों, नाबार्ड ने आपको एक डिटेल्ड सिलेबस दिया है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये आपको गाइड करेगा कि भाई आपको क्या प्रिपेयर करना है इस एग्जामिनेशन के लिए। और उसके बाद पीवाईक्यूज, आपके पास पिछले 5-6 सालों की पीवाईक्यूज पक्का होने चाहिए, क्योंकि अगर सिलेबस आपको बताता है कि आपको क्या प्रिपेयर करना है तो पीवाईक्यूज आपको बताएंगे कि आपको कितना प्रिपेयर करना है। दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन की जो बाउंड्री होने वाली है ना, जो आपका स्कोप होने वाला है कि भाई यही प्रिपेयर करना है नाबार्ड ग्रेड एग्जाम के लिए, वो सिलेबस प्लस पीवाईक्यू ही डिफाइन करेंगे। तो इनको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हम ऑफन मिस कर देते हैं, वो ये कि आपको इस पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। दोस्तों, तीनों ही फेजेस की रिक्वायरमेंट, फेज 1, फेज 2, फेज और इंटरव्यू, इनकी रिक्वायरमेंट है कि आप लोग अप टू डेट रहें, आपको करंट जो इन्फॉर्मेशन है वो पता हो, क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या फिर इंटरव्यू में हेल्प करेगी। तो ये 4 पॉइंट आपके माइंड में इनिशियली फिक्स होने चाहिए कि दिस इज द मस्ट डू थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग द नाबार्ड ग्रेड ए प्रिपरेशन। अब बात करते हैं नाबार्ड ग्रेड एग्जाम के पैटर्न की। तो जस्ट लाइक फ्यू अदर एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन भी 3 स्टेजेस में कंडक्ट होता है, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू, जहां पर तीनों ही फेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक फेज में आपकी फिल्ट्रेशन होती है, काफी लोग निकल जाते हैं और बहुत ही क्रीम आगे जाती है। अगर मैं फेज 1 एग्जामिनेशन की बात करूं, जो कि एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, यहां पर आप लोगों का लगभग 8 कंपोनेंट का टेस्ट होता है, जिसमें रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर नॉलेज है, क्वांट है, डिसीजन मेकिंग है, जनरल अवेयरनेस है, ईएसआई इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, एंड एआरडी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इन 8 कंपोनेंट का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, जो कि 200 मार्क्स का होता है और 200 मार्क्स के लिए आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 200 है और जिनमें जो पहले 5 कंपोनेंट है, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट और डिसीजन मेकिंग, ये आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं, दे आर नॉन मेरिट सेक्शन। और जो लास्ट के 3 सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपके मेरिट सेक्शन है। दोस्तों, अभी ध्यान से समझिए कि मेरिट एंड नॉन मेरिट का क्या नेचर है। देखिए, नॉन मेरिट का मतलब ये कि यहाँ पर जो मार्क्स आप लेकर आओगे वो टोटल मार्क्स जो आपकी कट ऑफ बनती है उसमें काउंट नहीं होंगे,
क्योंकि कट ऑफ यहाँ पर 100 से बनती है। पेपर आपका 200 मार्क्स का है, कट ऑफ आपकी 100 मार्क्स में से बनेगी, और वो 100 मार्क्स कौन से होंगे? 20 प्लस 40 प्लस 40। तो ये जो 5 कंपोनेंट के मार्क्स हैं, आपकी कट ऑफ फाइनल ओवरऑल कट ऑफ बनने में जो है इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको इनकी इंडिविजुअल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ेगी। मतलब आपको रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, कंप्यूटर नॉलेज या डिसीजन मेकिंग में मिनिमम मार्क्स तो लेकर आने ही पड़ेंगे, बट इनमें आप जितने मर्जी मार्क्स एक्स्ट्रा क्यों ना लेके आए, वो आपकी मेरिट बनने में हेल्प नहीं करने वाले, क्योंकि मेरिट बनने में जीए, ईएसआई और एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के मार्क्स ही आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 तरह की कट ऑफ है, मैं आपको जैसे बता चुका हूं कि एक तो आपको हर एक कंपोनेंट में मिनिमम कट ऑफ जो है वो सिक्योर करनी पड़ेगी, उससे ऊपर मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, प्लस इन तीनों एग्जाम्स के बेसिस पे जो ओवरऑल कट ऑफ बन रही है वो भी आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी आगे बढ़ने से पहले। और यहाँ पर एक कंपोजिट टाइमिंग है, मतलब आपको इन कंपोनेंट के लिए सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलने वाली कि रीजनिंग के लिए 20 मिनट या फिर क्वांट के लिए 20 मिनट, नहीं, यहाँ पर टोटल आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं, 120 मिनट मिलने वाले हैं, और 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं। तो आपकी बहुत ही अच्छी प्री प्लानिंग होनी चाहिए आपको किस तरीके से टाइम मैनेज करना है इस एग्जामिनेशन का। तो हर एग्जाम, हर कंपोनेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आपको हर कंपोनेंट जो कि नॉन मेरिट सेक्शन का है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने की अप्रोच होनी चाहिए, प्लस जो मेरिट सेक्शन का यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स खींचने की अप्रोच होनी चाहिए, तभी जाकर आप फेज 1 इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। देखिए बिल्कुल है, आपको जो क्वेश्चन के मार्क्स असाइन किए गए हैं, जैसे जनरली 1 मार्क का एक क्वेश्चन है तो उसकी जो 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी अगर आप रॉन्ग आंसर मार्क कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो क्या फेज 1 एक इजी एग्जामिनेशन है? क्या आप लोग इसको इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं। देखिए जनरली फेज 1 एग्जामिनेशन में मैक्सिमम फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगी। बहुत बड़ा चंक कैंडिडेट्स का इस पर्टिकुलर एग्जाम के फेज के बाद बाहर हो जाता है, तो यहाँ पर भी कट ऑफ काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाई करनी ही पड़ेंगी। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो 2021 में 20 में से 5 नंबर कट ऑफ गई थी, सिर्फ 5 मार्क्स कट ऑफ गई थी, मतलब मिनिमम 5 मार्क्स आपको सिक्योर करने ही करने थे। 2022 में मिनिमम 3 मार्क्स आपको सिक्योर करने ही करने थे, और 2023 में अगेन कट ऑफ सेम थी, 3 मार्क्स। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं 3.75 वाज द कट ऑफ इन 2021। 2022 में भी अगेन सेम, लेकिन इस बार 3 गई है। और इंग्लिश में 11.25, 12.50, 10.25। तो जनरली इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो काफी हाई रहती है, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे काफी अच्छा कमांड होना चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। देन कंप्यूटर नॉलेज में 3.25, 5.50, 2.75। तो जनरली कट ऑफ की जो रेंज है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर 30%, यहाँ पर भी 30%, और यहाँ पर आपको अराउंड 30%, और यहाँ पर भी आपको अराउंड 30% कट ऑफ देखने को मिलेगी, सॉरी 15% कट ऑफ यहाँ पर, लेकिन इंग्लिश की कट ऑफ आपको जनरली ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर मैं मेरिट सेक्शन की बात करूं, एआरडी, ईएसआई और जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर जो कट ऑफ रही है वो अराउंड 4.25 थी 2023 में, ईएसआई की 3.50 एंड जनरल अवेयरनेस की 2.75। लेकिन दोस्तों अगर आप ओवरऑल कट ऑफ देखें, ओवरऑल कट ऑफ फॉर ईच ईयर वाज 53.5 इन 2021, 41.75 इन 2022 और 46 इन 2023। तो यहां पर अगर आप ये मिनिमम मार्क्स लेकर आते भी हैं, उसके बाद भी आपको ईएसआई, जी और एआरडी में काफी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा ओवरऑल कट ऑफ को जो क्लियर करने के लिए। तो यहां पर आपको 2 अप्रोच रखनी है। पहली बात कि हर एक कंपोनेंट में मिनिमम मार्क्स सिक्योर करूं ही करूं, और दूसरी बात कि मैं ओवरऑल कट ऑफ को भी टारगेट करूं। और ओवरऑल कट ऑफ को टारगेट करने के लिए आपके इन 3 कंपोनेंट्स में काफी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन कंपोनेंट्स को हमें किस स्ट्रेटेजी के साथ अप्रोच करना चाहिए, हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं क्वांट की, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो यहां पर हमारी सबसे पहली अप्रोच तो ये होनी चाहिए कि हमें माइंड में क्लैरिटी रखनी कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, हमें सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने विद 100% एक्यूरेसी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अगर आप कट ऑफ देखें ध्यान से तो 20 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वहां पर कट ऑफ 5, 3, 3 इतनी जा रही है। तो 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बल्कि आपका टाइम जाने वाला जो कि आप बाकी कंपोनेंट्स में अप्लाई कर सकते थे। तो इसलिए यहां पर 6 से 7 क्वेश्चन तो टारगेट करो और वहां पर एक्यूरेसी अपनी काफी ज्यादा रखिए। और इसके साथ साथ आप लोग ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि भाई कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पक्का प्रिपेयर करने ही करने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्वांट सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो नबार्ड ने आपको क्वांट का कोई डिकोडेड सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज हम क्वांट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको अगर हम प्रायोरिटी में प्रिपेयर कर लें तो हम क्वांट सेक्शन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर वो टॉपिक्स कौन से हैं, तो डीआई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, नंबर सीरीज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड बोर्ड। ये टॉपिक वो हैं जो कि हमें बार बार रिकरिंग एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इन टॉपिक्स को अगर हम प्रायोरिटी में प्रिपेयर करें तो कहीं ना कहीं क्वांट सेक्शन हमारे लिए ईजी हो जाएगा क्वालिफाई करना। लेकिन दोस्तों यहां पर भी कैच है,
कि आप लोग इनको किसी भी सोर्स से फॉलो नहीं कर सकते, आपको एक राइट सोर्स ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि नबार्ड का अपना एक लेवल है, अपना एक स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का। तो अगर आप वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वैसा ही सोर्स फॉलो करो जो कि आपको टॉपिक्स की तैयारी उसी लेवल की करवाए, तभी जाकर आपकी क्वांट की प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो यहाँ पर RS अग्रवाल एक बुक आती है एस चांद पब्लिकेशन की, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम में बहुत बाकी इस बुक में बाकी एग्जाम्स को भी टारगेट किया गया, उनके भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको एक लो टू इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं नबार्ड ग्रेड ए पीवाईक्यू की एनालिसिस करने के बाद। आपने पीवाईक्यू की एनालिसिस करने के बाद आइडेंटिफाई कर लेना है कि भाई जो हमारा पेपर है नबार्ड का, यहां पर बेसिकली इस नेचर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनरली ये क्वेश्चन आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के देखने को मिलेंगे फॉर द क्वांट सेक्शन, और आपको इस बुक से वही स्टाइल के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपका बहुत सारा टाइम जाएगा। आपने इस बुक में ये टॉपिक ढूंढने हैं और टॉपिक का मीडियम टू इजी लेवल जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जितनी अच्छी आपको एक्यूरेसी अगर मेंटेन रखनी है, उसके लिए आपकी उतनी अच्छी फाउंडेशन होनी चाहिए, और फाउंडेशन कौन बनाता है? हमेशा प्रैक्टिस। जितनी क्वालिटी प्रैक्टिस आप कर लेंगे, उतना अच्छा आपको क्वांट में अपना स्कोर देखने को मिलेगा। और दोस्तों प्रैक्टिस का फायदा ये भी रहता है कि आपको अपना स्ट्रॉन्ग एरिया पता लग जाता है कि यार मेरा डीआई स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्ट्रॉन्ग है, और आप फिर पेपर में उसी हिसाब से चीजों को अप्रोच करते हैं। तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रैशनल होना पड़ेगा। और रैशनल क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि कई बार नबार्ड में ये हुआ है कि आप लोग अगर एक प्री डिफाइंड माइंडसेट कर जाते हैं कि यार मुझे पेपर में जाके क्वांट का डीआई का क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, तो कई बार डीआई का क्वेश्चन बहुत टफ भी आया है, तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ के कोई और क्वेश्चन जो है अप्रोच करना पड़ेगा। और अगेन ये स्ट्रेटेजी आपको कब डिवाइस करने में हेल्प मिलेगी? जब आपने प्रैक्टिस बहुत तगड़ी कर रखी होगी। आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा क्वेश्चन देखते ही कि यार ये क्वेश्चन टफ है, ये मुझे नहीं करना, मुझे छोड़ना है इस क्वेश्चन को, मुझे किसी और टॉपिक पे जाना है। तो दोस्तों अगेन प्रैक्टिस इस तरीके की करिए टाइम बाउंड मैनर में, ताकि आप एग्जाम के लिए खुद को रेडी कर पाएं। अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यार 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में फिर उसका नुकसान होने वाला है। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर द क्वांट सेक्शन। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो अगेन सेम अप्रोच आपको रीजनिंग में भी फॉलो करनी है, कि आपको वहां पर भी 6 to 7 क्वेश्चंस को टारगेट करना है विद 100% एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि कट ऑफ आपकी बहुत हाई नहीं है, लगभग 3.75 के आसपास कट ऑफ जा रही है। तो अगर आप 6-7 क्वेश्चन भी 100% एक्यूरेसी के साथ लिमिटेड टाइम में सॉल्व करके आ जाते हैं, तो आप इस सेक्शन को क्वालिफाई कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगेन पीवाईक्यू से आइडेंटिफाई करने हैं और उनको प्रिपेयर करना है। और मैं आपको बता भी रहा हूं कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्लॉग, रैंकिंग ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन हमें बार बार देखने को मिल रहे हैं। सॉरी, अगर आप इनको प्रिपेयर कर लें तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। दोस्तों एक और बात कि यहां पर भी राइट सोर्स फॉलो करना है। और राइट सोर्स का मतलब क्या है कि आपको एक तो इन टॉपिक्स को ही उस राइट सोर्स से प्रिपेयर करना है, प्लस उसी लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर करिए जो कि नबार्ड पूछता है, जनरली मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगेन यहां पर भी आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग में जनरली हमें प्रैक्टिस से पता लग जाता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग वीक एरिया कौन सा है, और हम फिर उन्हीं क्वेश्चन को अगर अप्रोच करें एग्जामिनेशन में तो हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहता है। तो अगेन ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये टाइम टेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स रूल है। जनरली लोगों ने कई बार गलतियां करी हैं, उनको अपनी स्ट्रेटेजी में काफी नुकसान देखने को मिला है, तभी जाके उन्होंने एक नई अप्रोच फॉलो करी, और ये नई अप्रोच वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहां पर भी इमोशनल नहीं होना है। अगर आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और आपको लगता है कि पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा उस टॉपिक का, तो उस टॉपिक के क्वेश्चन को छोड़िए, किसी और टॉपिक के क्वेश्चन को पकड़िए और वहां से निकलने की कोशिश कीजिए। तो अगेन रीजनिंग की स्ट्रेटेजी आपकी ये होने वाली है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो अगेन सिमिलर लाइंस पे ही हम अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस करते हैं जो हमने क्वांट और रीजनिंग में फॉलो करिए। लेकिन इंग्लिश के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर कट ऑफ काफी हाई जा रही है, ये एक इजी पाथ नहीं है, यहाँ पर आपको काफी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपकी इंग्लिश काफी अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों अगेन यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट टारगेट करने पड़ेंगे विद 100% एक्यूरेसी, ठीक है। और एक्यूरेसी कैसे आती है? प्रैक्टिस से आती है। उसके बाद हमें जो ग्रामर पे सोचो, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ग्रामर पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपका ग्रामर में कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, तो आप सिर्फ उसी टॉपिक को प्रिपेयर करिए, पूरी की पूरी ग्रामर दोबारा से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, काफी टाइम जाएगा और कॉस्ट बेनिफिट भी नहीं है। एक और बात कि यहां पर आपको अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं, जो कि जनरली रीडिंग कंप्रिहेंशन, एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस वर्ड रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। और ये आप प्रिपेयर करने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो इंग्लिश की आती है, जैसे रेन एंड मार्टिन, उनको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में भी अगेन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास लिमिटेड टाइम है। अगर आप ओवरऑल पेपर भी देखें तो 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आपके पास 1 मिनट से भी कम टाइम है इसको
क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने हैं तो आपके पास मैक्सिमम 10 मिनट है, और 10 मिनट में अगर आपने 15 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के सॉल्व करने हैं तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों में बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, और दिस इज द गेम चेंजर। मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लिमिटेड भी पढ़ रहे हो और क्वालिटी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि हम जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर क्योंकि ये नॉन मेरिट सेक्शन के, इनको आपको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, और क्वालिफाई करने के लिए आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। यहां पर इन दोनों एग्जाम्स की अगर मैं कट ऑफ की, दोनों कंपोनेंट्स की बात करूं, तो कट ऑफ जो है आपकी अगेन डिसीजन मेकिंग में 1.5 और कंप्यूटर में 3.5 के आसपास जाती है। लगभग अगर 4 के ऊपर क्वेश्चन अगर आप 100% एक्यूरेसी का सॉल्व कर लो तो आपके सेक्शन क्वालिफाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर 5 to 6 क्वेश्चन को टारगेट करिए आप विद 100% एक्यूरेसी। इसके बाद अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दोनों कंपोनेंट्स के आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अगर कंप्यूटर की बात करूं तो यहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है, हार्डवेयर एंड मेमोरी, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया, और बहुत सारे जो शॉर्टकट्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों फिक्स सिलेबस है, अगर आप उस सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर लो, बहुत ज्यादा डीप में नहीं भी जाओ, एक बार अच्छे से ऊपर से ओवरव्यू कर लो, आपको बेसिक्स पता है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और अगेन अगर आप कुछ अच्छी बुक से प्रैक्टिस कर लो तो आप कंप्यूटर सेक्शन को इजीली टारगेट कर पाएंगे। सेम गोज विद द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। यहां पर भी कोई टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा टफ सिलेबस नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपने एक बार वो पढ़े होने चाहिए। जैसे बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस, प्रॉब्लम क्या है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग को। अगेन बेसिक थ्योरीज अगर आप एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आप इजीली 5 to 6 क्वेश्चन टारगेट कर पाओगे। लेकिन डिसीजन मेकिंग में कैच है, कई बार हमें क्वेश्चन देख के लग रहा होता है कि इसका आंसर ये होने वाला है, लेकिन हम उसको बड़े नजरिए से नहीं सोच रहे होते हैं, हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो अगेन यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगेन प्रैक्टिस राइट सोर्स से करनी पड़ेगी। जैसे कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हो, और डिसीजन मेकिंग के लिए आप टीएन छाबड़ा की जो एक बुक आती है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, इसको फॉलो कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि सिर्फ रीडिंग करने से हमें नॉलेज मिल रही है, लेकिन उस नॉलेज की एप्लीकेशन बहुत जरूरी है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपको नॉलेज को अप्लाई करना नहीं आता तो आप कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और नबार्ड एग्जाम धीरे धीरे टफ होता जा रहा है, तो जितनी क्वालिटी प्रिपरेशन आपने कर रखी होगी, जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी आपकी होगी, उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो सर जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर में बोलूं तो एक बड़ा पार्ट है, जिसके अंदर आपको ईएसआई करंट अफेयर भी देखने को मिलेंगे, एआरडी करंट अफेयर देखने को मिलेंगे, और जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा। तो जनरल अवेयरनेस में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा कि सर कितने महीने के करंट अफेयर मुझे प्रिपेयर करने हैं। तो जनरली आप लोगों को 5 महीने के करंट अफेयर प्रिपेयर करने पड़ते हैं बिफोर द एग्जामिनेशन, फेज 1 एग्जाम। और अगर आपके पास इतना टाइम भी नहीं है तो एटलीस्ट 3 महीने के तो प्रिपेयर कर ही लीजिए। मतलब जैसे अगर आपका एग्जाम अक्टूबर महीने में है तो आपको लगभग मई मंथ ऑनवर्ड आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करने शुरू कर देने चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि आपको टाइम नहीं है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो एटलीस्ट जुलाई ऑनवर्ड आपके करंट अफेयर प्रिपेयर होने चाहिए। अब दोस्तों इन करंट अफेयर में भी आपको इंपॉर्टेंट डायमेंशन आइडेंटिफाई करनी है। ऐसे नहीं कि करंट अफेयर में कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दोस्तों जनरली करंट अफेयर में आपके 2 तरह के क्वेश्चन है, एक स्टैटिक करंट अफेयर का क्वेश्चन है और एक डायनेमिक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्टैटिक करंट अफेयर को आप टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्टैटिक करंट अफेयर है, क्योंकि कितने देशों की कैपिटल है, कितने पर्सन है, कितने अवार्ड्स हैं पुराने, उन सबको टारगेट मत करिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के लिए आपको इतना सारा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप लोग डायनेमिक पोर्शन में जो अभी करंट चल रहे हैं उनमें से इंपॉर्टेंट डायमेंशन आइडेंटिफाई कर लीजिए पीवाईक्यू के एनालिसिस के थ्रू, कि यार ये डायमेंशन ऐसे जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इन न्यूज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, एमओयू एग्रीमेंट, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, जैसे 2022 में क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। साइंस एंड टेक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कौन सा स्पेस मिशन छोड़ा गया है, या फिर कल्पना चावला कौन से मिशन से बिलोंग करती थी। देन डिफेंस एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने कौन सा अपना आईएनएस किस मिलिट्री एक्सरसाइज में भेजा है पार्टिसिपेट करने के लिए। एनवायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर तो रेगुलरली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप पिछले 3 साल से पीवाईक्यूज देखें, 3 साल की पीवाईक्यूज, तो आपको हर साल 1-2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पक्का देखने को मिलेगा। मीरा भाई छानू के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, रवि दहिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, लेंडर पेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस जो आपको पक्का प्रिपेयर करनी है। तो आपका जो स्कोप है ना करंट अफेयर का, वो नैरो हो गया। जनरली करंट अफेयर बहुत वास्ट है, कुछ भी है करंट अफेयर में, लेकिन आपको कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है। आपको देखना है कि भाई एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, और एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि भाई ये डायमेंशन आपकी पक्का प्रिपेयर होनी चाहिए। इसके बाद राइट सोर्स। दोस्तों अगेन बहुत लिमिटेड सोर्स फॉलो करिए, क्वालिटी सोर्स फॉलो करिए, और उनको बार बार पढ़िए। करंट अफेयर की मैं बात करूं तो यहां पर आपके पीआईबी को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उनसे भी इंपॉर्टेंट है द हिंदू और लाइव मिनट। दोस्तों न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट,
टू प्रिपेयर दी करंट अफेयर फॉर दी नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। और सर कोई कंपाइलेशन आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारी कंपाइलेशन आपको मिल जाएंगी किसी भी इंस्टीट्यूट की, लेकिन एक बार टेस्ट कर लीजिएगा उस कंपाइलेशन को, क्या इस एग्जाम की इस कंपाइलेशन को पढ़ के मैं नबार्ड ग्रेड एग्जाम के रिक्वायरमेंट को मीट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो दीज आर दी स्ट्रेटेजी फॉर दी जनरल अवेयरनेस। और दोस्तों अगेन जनरल अवेयरनेस में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप कट ऑफ देखें तो ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मेरिट सेक्शन का पार्ट है तो जितना मैक्सिमम आप स्कोर कर पाओ उतना बेहतर रहेगा। तो अच्छे से करंट अफेयर को प्रिपेयर करिएगा। अब बात करते हैं फेज 2 की। दोस्तों मैं ईएसआई और एआरडी की जो स्ट्रेटेजी है वो कॉमन आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ईएसआई और एआरडी ये कंपोनेंट ऐसे हैं जो फेज 1 में भी आते हैं और फेज 2 में भी आते हैं, और दोनों का कॉमन सिलेबस है फेज 1 और फेज 2 के लिए। तो अब बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 है जनरल इंग्लिश का, जो कि ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि यहां पर आपको आंसर लिखना नहीं है, आपको आंसर टाइप करना है। आपको कीबोर्ड मिलेगा, आपको कंप्यूटर सिस्टम मिलेगा, आपको अपना जो आंसर है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो टाइप करके जो है सबमिट करना है। और यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे, और आपको 90 मिनट्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर पेपर को सॉल्व करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर जो है सेक्शनल टाइमिंग है कि पेपर 1 के लिए आपको 90 मिनट मिले, और अगर आप जल्दी भी खत्म कर लेते तो आपको वहां पर वेट करना पड़ेगा अगले पेपर को स्टार्ट करने से पहले। तो इन 90 मिनट्स में जो 3 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के मिलेंगे, उनमें ऐसे होता है, प्रेसी होती है, फिर लेटर राइटिंग होती है, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं और अपना बेस्ट वहां पर देना है। जो सेकंड पेपर है दैट इज मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, और एक कॉमन पेपर है ईएसआई प्लस एआरडी का। तो यहाँ पर ईएसआई के और एआरडी के आपको पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे जिनमें 20 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के। तो टोटल पेपर आपका 50 मार्क्स का। उसके बाद जब 30 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको 90 मिनट्स और मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, जहां पे अगेन ईएसआई प्लस एआरडी का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो यहां पर भी आप लोगों से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको कोई 4 जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उनका आंसर लिखना है। तो यहां पर 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल पेपर अगेन आपका यहाँ पर 200 का है, जिसको आपको जो है अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पर पेपर और पेपर 2 सेम डे में कंडक्ट होंगे, और इनके बीच में आपको थोड़ा टाइम गैप मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, क्योंकि ना सिर्फ पेपर डिफिकल्ट है, ना सिर्फ कट ऑफ हायर जा रही है, बल्कि यहाँ पर आपका कंपटीशन भी क्रीम के साथ है। तो जितनी अच्छी प्रिपरेशन आप इसकी कर पाओ उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं फॉर दी फेज 2 एग्जामिनेशन, तो पेपर 1 अगर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करें जो कि 100 मार्क्स का है, 50.25 कट ऑफ गई इन 2021 विच इज क्वाइट हाई, 49 इन 2022 एंड 53.25 इन 2023। दोस्तों इंग्लिश आपकी अगेन अच्छी होनी चाहिए, जैसा मैंने बोला कि फेज 1 में भी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए। आपको आर्ट ऑफ एसे राइटिंग आनी चाहिए, आपको टेक्निकलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी मिनिमम होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर आप ये कट ऑफ अचीव कर पाएंगे। अगर मैं ईएसआई प्लस एआरडी ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो वहां पर 50 में से आपकी जो कट ऑफ गई है वो 22.50 गई है। और अगर मैं ईएसआई प्लस एआरडी सब्जेक्टिव की बात करूं तो यहाँ पर जो कट ऑफ गई है वो 31 गई है। तो अगेन जो कट ऑफ है दैट इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। सॉरी, ये 50 में से है और ये भी 50 में से है, तो कट ऑफ इंक्रीज हो रही है। आप अगर डिस्क्रिप्टिव की जो है सब्जेक्टिव की जो आप कट ऑफ देखें ईएसआई प्लस एआरडी की, दैट इज इंक्रीजिंग, और 31 कट ऑफ आउट ऑफ 50 दैट डिमांड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और अगर आप ये प्रैक्टिस अच्छी नॉलेज करके जाते हैं तभी आप इस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। और कंपटीशन बढ़ रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपकी जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, आपकी काफी कमांड होनी चाहिए, और उसकी स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वाले पार्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं एआरडी की स्ट्रेटेजी की। दोस्तों एआरडी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें स्टैटिक पार्ट भी आएगा पेपर में और थोड़ा करंट पार्ट भी आएगा। स्टैटिक ज्यादा आता है, करंट थोड़ा कम आता है। तो स्टैटिक पार्ट के लिए आपकी पहली बात तो सिलेबस पर पूरी कमांड होनी चाहिए। दोस्तों आपके सामने ना सिलेबस की एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये टॉपिक मुझे प्रिपेयर करने हैं, हर टॉपिक के मेरे नोट्स बने होने चाहिए। और जनरली नोट्स अगर टाइपिंग करके बनाओगे तो बेहतर रहेगा, आपकी टाइपिंग स्पीड भी इंप्रूव होगी। तो हर एक टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन किया गया है वो आपने कवर करना है, क्योंकि जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको बाकी टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो पहला आपका जो आपका स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लूं, उसके बाद मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लूं। और सिलेबस में भी आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत डीप में नहीं पूछ रहा आपसे नबार्ड, क्वेश्चन आपसे जनरल पूछ रहा है, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हर एक टॉपिक की होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आपको पीवाईक्यूज की काफी अच्छी जो है एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे आपको डेप्थ ऑफ टॉपिक भी पता लगेगी कि भाई कौन सा टॉपिक किस डेप्थ में प्रिपेयर करूं, प्लस कौन से टॉपिक प्रायोरिटी में प्रिपेयर करूं। तो ये एआरडी स्टैटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो एग्रोनॉमी, प्रोडक्शन डेफिनेशन एंड मीनिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर, मेथड्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉपिक भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों इन टॉपिक्स के बाद अगर आपका टाइम बचता है तो बाकी टॉपिक्स भी पेपर पक्का करिएगा। तो दीज आर दी स्ट्रेटेजी फॉर द एआरडी स्टैटिक एंड फॉलो द राइट सोर्सेज।
दोस्तों एआरडी स्टैटिक में बहुत सारे सोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। आपको सोर्सेज पूरे एंड टू एंड कवर नहीं करने, आपको उन सोर्सेज में इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बुक आती है अरुण कात्यायन जी की, तो इन बुक में जो टॉपिक्स हैं वो आपको सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करने हैं। पूरे इस बुक में तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन आपने बहुत डिटेल में प्रिपेयर नहीं करना, आपने एक जनरल जो है नॉलेज डेवलप करनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक की फ्रॉम दिस बुक्स, ठीक है। सिमिलरली एक आर.के. शर्मा की बुक आती है, निर्मला सुंदर की बुक आती है, देन देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स बाय नबार्ड एंड सर्टेन अदर बुक्स फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक। एनिमल हस्बेंड्री की बुक है, फिशरी की बुक है। तो अगेन उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी ही बुक से कैरी करिए, पूरी एंड टू एंड बुक मत पढ़िएगा, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए प्रोसेस हो जाएगा। तो एआरडी स्टैटिक में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? पहली बात तो दोस्तों आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या एआरडी के लिए मेरा बैकग्राउंड जो है एग्रीकल्चर का होना चाहिए? नहीं दोस्तों, डिपेंड नहीं करता कि आपकी सिलेक्शन सिर्फ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की वजह से हो जाएगी। अगर आप एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, पुराने पेपर को एनालिसिस कर लेते हैं और सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपके एआरडी में अच्छे स्कोर आने के चांसेस पूरे हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रिपरेशन आप कितनी करोगे उससे डिसाइड होगा कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। आपने पास्ट में क्या रखा है वो इतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। दूसरी बात, करंट। दोस्तों एआरडी करंट उतना ज्यादा वेटेज नहीं रखता जितना कि एआरडी स्टैटिक रखता है। यहां पर आप लोगों को अगेन जितने भी करंट अफेयर सिलेबस से रिलेटेड है वो पक्का प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है। जैसे रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, कोई नई स्कीम आई है, कोई नया इनोवेशन हुआ है एग्रीकल्चर फील्ड में, कोई नई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस आई है, उसके रिगार्डिंग आपके जो करंट अफेयर वो पक्का प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट एरिया आप आइडेंटिफाई कर लीजिए जिनमें गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 6 से 8 महीने की जितनी भी लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि नबार्ड ने रिलीज करी है, फिर कोई नया सेंसस आया है, कोई नई एग्रीकल्चर रिपोर्ट आई है, कोई नई फाइंडिंग आई है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग या फिर किसी और फील्ड के रिगार्डिंग, एनिमल हस्बेंड्री के रिगार्डिंग, पक्का प्रिपेयर करनी है। लेटेस्ट एग्रीकल्चर रिपोर्ट तो मिस करनी ही नहीं करनी। उसका जितने भी एआरडी रिलेटेड करंट अफेयर है, जैसे रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है या कोई गवर्नमेंट स्कीम मनरेगा वगैरह से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है, पक्का प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर भी पीवाईक्यूज आपकी जो है पक्का टच में रहने चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज आपको बताते हैं कि भाई क्या ट्रेंड चल रहा है। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब किसी स्कीम का एकदम डीप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, तो अब आपको स्कीम में डिटेल में प्रिपेयर करनी है। तो ये पीवाईक्यूज आपको ट्रेंड बता रहे हैं कि कितना लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको रखना है। एंड दोस्तों यहाँ पर भी आपको राइट सोर्स फॉलो करना है, और राइट सोर्स एआरडी स्टैटिक एआरडी करंट के लिए सबसे बेस्ट क्या है? पीआईबी। देन आप नबार्ड की वेबसाइट पक्का फॉलो करिए, क्योंकि वहां पे रिपोर्ट्स आती रहती हैं। कृषि जागरण मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है या फिर रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, इनकी जो वेबसाइट इनको रेगुलर चेक करिए कि वहां पर कोई अपडेट है या नहीं है, कोई रिपोर्ट तो नहीं आई, इनकी रिलेटेड न्यूज आपको कवर करनी पड़ेंगी। तो अगेन थोड़ा काम ज्यादा है, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी आपको पता है कि कहां से क्या पढ़ना है तो ये काम आपका आसान हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है ईएसआई करंट। दोस्तों ईएसआई में मैं आपको करंट पहले इसलिए बता रहा हूं, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, क्योंकि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में करंट जो है डोमिनेट करता है, स्टैटिक पार्ट थोड़ा कम आता है। अगेन नबार्ड ने बहुत डिटेल्ड सिलेबस आपको दिया ईएसआई का, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं करंट ओरिएंटेशन काफी ज्यादा है। अगर 40 क्वेश्चन आपके फेज 1 में आ रहे हैं तो वहां पर 40 क्वेश्चन में से आपको कहीं ना कहीं ज्यादा क्वेश्चन 32 के आसपास क्वेश्चन आपको फ्रॉम करंट देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो स्ट्रेटजी मैं आपको एआरडी की बता रहा हूं, जो यहाँ पर मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताई एआरडी की, सेम अप्लाइज टू द फेज 2 आल्सो। यहाँ पर हर एक टॉपिक पे आपकी कमांड, और अगेन आपको पता होना चाहिए कि भाई इस टॉपिक में क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपके 200 वर्ड्स के अगर आप नोट्स बना रहे हो हर एक टॉपिक के, आपको डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करने वाले हैं। ईएसआई करंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगेन सिलेबस से रिलेटेड करंट अफेयर आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सिलेबस आपको गो थ्रू करना है, और उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज आपको देखने को मिल रही है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई न्यूज आई है, बैंकिंग रेगुलेशन से रिगार्डिंग कोई न्यूज आई है, कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन WTO के रिगार्डिंग कोई न्यूज आई है, प्रायोरिटी में प्रिपेयर करनी है। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर लेने हैं, और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से? गवर्नमेंट स्कीम, रिलेटेड रिपोर्ट्स, ठीक है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट है, एसर की रिपोर्ट आई है, पक्का प्रिपेयर करनी है, ठीक है। देन कोई वाटर एंड सैनिटेशन के रिगार्डिंग कोई रिपोर्ट है, पक्का प्रिपेयर करनी है। देन ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर आपके जितने भी हैं वो आपको पास्ट 6 मंथ के प्रिपेयर करने हैं। तो पीवाईक्यू से अगेन टच में रहना है, क्योंकि अगेन ट्रेंड पता लगता रहता है कि क्या करंट अफेयर की वेटेज है, किस टाइप के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर से आ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में सोशल इश्यूज वाला पोर्शन अगेन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जनरली हम इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, सोशल इश्यूज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में वो आपको फिर अफेक्ट करने वाला है। तो दोनों ही पोर्शन, इकोनॉमिक्स को भी और सोशल इश्यूज को भी, दोनों को ही अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। एंड दोस्तों अगेन राइट सोर्स, और ईएसआई करंट अफेयर के राइट सोर्स क्या है कि आप लोग द हिंदू या लाइव मिंट और जो मंथली कंपाइलेशन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की वो फॉलो कर सकते हो। अब आते हैं ईएसआई स्टैटिक पे, जिसकी वेटेज उतनी ज्यादा नहीं है जितना कि सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगेन यहाँ पर सिलेबस पे कमांड पक्का रख लीजिए, ज्यादा डेप्थ में मत जाइए, एक बेसिक इंफॉर्मेशन हर एक टॉपिक की होनी चाहिए। उसके बाद
आपको पीवाईक्यू से डेप्थ ऑफ टॉपिक पता लग जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इन्फ्लेशन एंड ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन। तो ये टॉपिक्स अगर आप लोग प्रायोरिटी में प्रिपेयर करते हैं, इनमें से कुछ टॉपिक आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये टॉपिक्स प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने हैं, और अगर टाइम बचता है तो बाकी टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगेन ईएसआई में बार बार यही कहूंगा कि करंट अफेयर की तरफ अपना ध्यान ज्यादा रखिएगा। देन फॉलो द राइट सोर्स। और राइट सोर्स क्या, आप रमेश सिंह फॉलो कर सकते हैं, आप लोग सोशल इश्यूज के लिए राम आहूजा की बुक आती है वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट एडिशन, प्लस आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं क्लास 11th एंड 12th की। ठीक है, आगे बढ़े, अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की। तो एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको हम बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी क्वालिटी टाइम लगा देंगे ना, तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में पहली बात तो आपको टेक्निकलिटीज पता होनी चाहिए कि ऐसे राइटिंग कैसे लिखते हैं, ठीक है, लेटर राइटिंग के बेसिक रूल्स क्या हैं, कहाँ एड्रेस आएगा, कहाँ पर हमें क्या कमांड देनी है, किस तरीके से हमें एड्रेस करना है किसी पर्टिकुलर इशू को। तो टेक्निकलिटीज आपने समझनी है। इसकी आपको वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगी, या फिर कोर्स में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, 5-6 वीडियोस है मैक्सिमम, वो आप आराम से देखिए और फिर उस आर्ट को डेवलप करिए अपने अंदर। और वो कैसे डेवलप करेंगे, बाय न्यूज़पेपर रीडिंग। आपकी देखो 2 तरह की यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली है, एक तो टाइपिंग की, टाइपिंग इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, और दूसरी बात इंफॉर्मेशन की, कि आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपने टाइप करनी है। तो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी फ्रॉम न्यूज़पेपर, और जो टेक्निकलिटीज है वो आपको वीडियो से, प्लस फॉर्मेट आपको अगेन वीडियो से देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों आपको डेवलप करनी है अपनी टाइपिंग की हैबिट, और वो आपको नोटपैड में टाइप करना है, क्योंकि नोटपैड में आपको एरर नहीं दिख रहे होते हैं। अगर आप वर्ड में टाइप करेंगे आपको एरर दिख रहे होंगे, वो आपको थोड़ा सा जो बॉदर करेंगे, लेकिन आपने इनिशियली नोटपैड में टाइप करना है और बाद में चेक करना है कि मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। उसके बाद दोस्तों एक और बात कि विद इन अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट ही टाइप करिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि यार ऐसे 300 शब्दों का लिखना है, 300 वर्ड का लिखना है, या फिर 600 वर्ड का लिखना है, तो टाइम नोट कर लीजिए, भाई 10 मिनट ही है मेरे पास, या फिर 15 मिनट ही है मेरे पास, 15 मिनट में मुझे 900 वर्ड्स या 600 वर्ड्स टाइप करने हैं। वैसे ही प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको हेल्प पक्का करेगी वो। एंड दोस्तों ग्रामरली पक्का यूज करिए अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कई बार ग्रामर हमें बहुत अफेक्ट करती है हमारे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के स्कोर में, और ये हमें बहुत नेगेटिव में ले आती है। तो अगेन आपकी ग्रामर पे काफी अच्छी जो है पकड़ होनी चाहिए, आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, टाइपिंग एरर नहीं होनी चाहिए, और वो कब नहीं होंगे, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। अब बात करते हैं आंसर राइटिंग की। दोस्तों अगेन आंसर राइटिंग मैं क्यों अलग से आपको बता रहा हूं, क्योंकि फेज 2 इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट, क्योंकि फेज 2 प्लस इंटरव्यू मिला के आपकी फाइनल कट ऑफ जाने वाली है। और जो अगर आप फाइनल कट ऑफ देखें तो लगभग 130 कट ऑफ जा रही है आउट ऑफ 200, विच इज वेरी हाई। अगर आपको 130 नंबर लेकर आना, लगभग 65% नंबर लेकर आने, तो आपको काफी अच्छा प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। प्लस अगर आप इंटरव्यू में कट ऑफ देखें तो 172 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई है इन दी फाइनल सिलेक्शन। अगर आप इंटरव्यू प्लस मेंस के मार्क्स इंक्लूड कर लें तो आपकी 172.75, मतलब आपको 42 मार्क्स इंटरव्यू में लेकर आने। तो जितना ज्यादा स्कोर आपका मेंस में होगा उतना फायदा आपको इंटरव्यू में मिलने वाला है, क्योंकि आपको उतना कम प्रेशर इंटरव्यू में फील होगा। तो आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए एक अच्छा स्कोर लाने के लिए इन दी फेज 2 एग्जामिनेशन। और आंसर राइटिंग की एक आर्ट होती है दोस्तों। आंसर राइटिंग में आपको बेसिकली क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आपको पता होना चाहिए कि भाई उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, आप उसको रिकॉल करिए। रिकॉल करने के बाद अपने थॉट प्रोसेस में उसको स्ट्रक्चर करिए कि भाई इस इंफॉर्मेशन को मुझे किस तरीके से प्रेजेंट करना है। एंड फाइनली आप लोगों को उसको एक अच्छे प्रेजेंटेबल मैनर में देना पड़ेगा टू द एग्जामिनर, ताकि वो आपको अच्छे मार्क्स दे। तो आंसर राइटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एक तो टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपकी रिकॉलिंग पावर काफी अच्छी होनी चाहिए। आपने जो भी पढ़ा है उस टॉपिक के रिगार्डिंग वो आपको रिकॉल होना चाहिए। प्लस आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि भाई इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको वहां पे लिखूंगा, इसमें मुझे पहले इंट्रोडक्शन में ये देना है, फिर बॉडी पार्ट में ये देना है, फिर नीचे कंक्लूजन में ये देना है। स्ट्रक्चर आना चाहिए। फिर प्रेजेंटेशन कि यार इस पॉइंट को मुझे पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, ठीक है, मुझे फैक्ट्स मेंशन करने हैं, फॉर्डर ऐड करना है। तो ये सारी चीजें अगर आप जो है फॉलो करते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी। तो बेसिक चीजें क्या है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी क्वेश्चन की। ये कब होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप लगभग 50 क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहा है। वो कीवर्ड आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर इन मॉडर्न टाइम्स, व्हाट आर द चैलेंजेस, तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, आपका कीवर्ड है चैलेंजेस। कहां पे, इंडियन एग्रीकल्चर में। कब, मॉडर्न टाइम्स में। तो यहां पर आपके कीवर्ड को ही आपको एड्रेस करना है। आपने अंडरस्टैंड कर लिया, फिर आप इसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी वो रिकॉल करेंगे कि यार मैंने ये प्रॉब्लम पढ़ी थी इंडियन एग्रीकल्चर की, मैंने ये पढ़ी थी। फिर आप उसको स्ट्रक्चर करेंगे कि भाई मुझे जो सबसे मेन प्रॉब्लम है सबसे टॉप पे लिखनी है। फिर कैसे लिखनी है, पॉइंट में लिखनी है।
फैक्ट्स देकर लिखनी है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है आंसर राइटिंग के लिए। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज जो आप लोग फॉलो करिए ताकि आपका अच्छा रिजल्ट आए। एंड दोस्तों फाइनल एडवाइस कुछ ये है मेरी तरफ से कि पहली बात तो लिमिटेड सोर्स फॉलो करिए, लेकिन उन्हीं को बार बार पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आपको किसी कंपोनेंट के 35 या 40 सोर्स फॉलो करने, आप एक सोर्स 35 बार फॉलो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक क्वालिटी सोर्स लेकिन बार बार। दूसरी बात कि रेगुलर रिवीजन आपकी होनी चाहिए। देखिए सिलेबस काफी ज्यादा है, कंपोनेंट काफी ज्यादा है और एग्जाम इजी भी नहीं है, तो जितनी अच्छी कमांड आपकी किसी टॉपिक पे होगी उतना अच्छा आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी मिलेगा, उस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी फील होगा। तो ध्यान रखिए कि अच्छे से टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको पेपर में एक सिंगल इमेज दिमाग में आए कि यार ये टॉपिक वहां पे लिखा हुआ था, इसका आंसर ये होने वाला है। अगर आप अगेन रिवीजन नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते जाएंगे, तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलने वाला। और प्रैक्टिस करिए जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट ही अच्छी टाइम मैनेजमेंट है कि 120 मिनट में आप 200 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं या फिर आप अच्छा डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख पाएं टाइम बाउंड मैनर में। तो ये प्रैक्टिस से ही आपका डेवलप होगा। एंड दोस्तों प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि ये प्रिपरेशन ऐसी नहीं है कि आप कुछ दिन करके छोड़ देंगे फिर दोबारा शुरू कर देंगे तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं, आपको लगातार 3-4 महीने एफर्ट देने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की पोजीशन में होंगे। तो दिस इज द बेसिक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी, एक डायरेक्शन आपको मिली होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है। दोस्तों अब अगर आप लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन किसी कोर्स के थ्रू करना चाहते हैं तो हमने 2 कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रखे हैं। एक है नबार्ड गोल्ड पैक, एक नबार्ड सिल्वर पैक। यहाँ पे फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपको देखने को मिलेगी। आपको जो है हम कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन करा रहे हैं पूरे एग्जाम की, और यहाँ पर आपको फेज 2 की सारे प्रिपरेशन देखने को मिलेगी और ESI ERD फॉर फेज 1 आपको देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद GA। लेकिन अगर आप इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक ढूंढ रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आपकी है देन write in the comment section. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.